हेलो क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनकोडर्स एंड डिकोडर्स। आप पहला हम लेते हैं एनकोडर। आप नाम से समझ सकते हैं कि एनकोडर क्या करेगा। ये हमारे डेटा को एनकोड करेगा, मतलब उसको एक कोड में कन्वर्ट करेगा। कुछ अगर हमारे पास लाइंस है तो उसको एक कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो बेसिकली इट इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट विच हैव 2 to the power n इनपुट लाइंस एंड n आउटपुट लाइंस। इसके इनपुट कितने होते हैं 2 की पावर n, और इनपुट कितने होते हैं n, मतलब आउटपुट कितने होते हैं n, मतलब इनपुट ज़्यादा होते हैं और आउटपुट कम होते हैं। इट एनकोड्स द इंफॉर्मेशन टू अ n बिट कोड। हमारे पास यदि कोई एक इन्फॉर्मेशन है तो उसको एक n बिट कोड में एनकोड कर देता है। इट विल प्रोड्यूस अ बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द इनपुट। यदि हमारे पास कोई भी एक इन्फॉर्मेशन है तो ये क्या करता है, उस इन्फॉर्मेशन को लेता है, ठीक है, और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, बाइनरी इक्विवेलेंट में। जैसे हमने एक डेसिमल नंबर था हमारे पास, उसको यहाँ पे दिया किसी एक लाइन पे, तो उसका डेसिमल ये कन्वर्ट कर, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करके ये आउटपुट पे दे देगा। ये हम आगे एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे मान लो कि हमारे पास एक एग्जांपल है 4:2 एनकोडर का। अभी तक हमने मक्स देखा था, तो मक्स और डीमक्स कैसे होते थे, n×1 और 1×n। अब यहाँ पे मैनी टू मैनी कन्वर्जन है, मतलब इनपुट पे भी ज़्यादा लाइन्स है और आउटपुट पे भी ज़्यादा लाइन्स है। तो अगर 4×2 की हम एनकोडर की बात करें तो हमें दिख रहा है कि इट हैज़ 4 इनपुट्स और 2 आउटपुट्स। यहाँ पे आउटपुट आएगा, आउटपुट एट एनी टाइम only one input can be and one out of the 4 to get respect at any time। क्या बोल रहा है ये, at any time only वन इनपुट भी, यहाँ पे थोड़ा सा टाइप नहीं हुआ है, at any time only one input can be कॉमा वन आउट, दैट इज़ 1 out of 4। जो हमारे 4 इनपुट है उनमें से एक ही सिलेक्ट होगा किसी भी टाइम पे टू गेट द रिस्पेक्टिव बाइनरी कोड एट द आउटपुट। चारों में से सिर्फ एक ही सिलेक्ट होगा जिसका कि बाइनरी कोड हमें आउटपुट पे मिलेगा। अब इसका अगर ब्लॉक डायग्राम देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। 4 इनपुट है हमारे पास और 2 आउटपुट है। 4×2 हमने y3 से इनपुट को डिनोट किया यहाँ पे और a से आउटपुट को, ठीक। तो इनपुट हमारे 4 हैं और आउटपुट ट्रुथ टेबल देखें तो आउटपुट 2 है। अब जब हमारा y0 1 होगा तो हमारा a0 a1 की वैल्यू क्या होगी, 0 0, क्योंकि y0 1 है। अब जब y1 1 होगा तो आउटपुट क्या होगा, 0 1, और y2 1 होगा तो आउटपुट क्या होगा, 1 0, और y3 जब 1 होगा तो आउटपुट क्या होगा, 1 1। कहने का मतलब ये है कि अगर थर्ड लाइन हमारी 1 होती है तो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है, 3। तो हमारे आउटपुट पे हमको क्या मिल गया, 3। अगर 0 वाली लाइन 1 होती है तो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट हमको क्या मिल गया, 0 0, और 1 वाली होती है तो 0 1, और 2 वाली होती है तो 1 0, ठीक है। इसी से हम इसके लॉजिकल एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं ट्रुथ टेबल से आउटपुट के। आउटपुट हमारा a1 हमारा कब 1 है, 2 बार यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये कब 1 हो रहा है, जब y3 1 है और y2 1 है, और तो इसलिए हमने a1 लिख दिया y3 प्लस y2। और a0 कब 1 हो रहा है, जब y1 1 है और y3 1 है, तो a0 हमारा हो गया y3 प्लस y1। अब इसका सर्किट इम्प्लीमेंटेशन भी सिंपल होगा क्योंकि सिर्फ और गेट है।
A1 में हमें एक और गेट लगाना है जिसमें Y3 और Y2 जाएंगे, और A0 में Y3 और Y1 जाएंगे। तो ये इसका सर्किट इम्प्लीमेंटेशन हो गया। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल जो एनकोडर रहता है उसमें दो ड्रॉबैक रहते हैं। एक ड्रॉबैक तो ये रहता है कि जब देयर इज़ एन एम्बिग्विटी व्हेन ऑल आउटपुट्स आर ज़ीरो, हमें हमेशा ये संशय की स्थिति में रहते हैं कि जब सारे इनपुट ज़ीरो हैं तो क्या हुआ, क्योंकि वो दो केस में हो सकते हैं, या तो ज़ीरो वाली लाइन पे हमारा इनपुट आया है या फिर किसी भी लाइन पे इनपुट नहीं आया है, तब भी उस केस में भी वो ज़ीरो होंगे। तो और जब 0 0 आएगा ज़ीरो वाली लाइन पे तब भी ज़ीरो होंगे, इसलिए हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमेशा वहाँ पे एम्बिग्विटी बनी रहती है। इसके अलावा एक और ड्रॉबैक होता है कि इफ़ मोर देन वन इनपुट इज़ हाई देन आउटपुट मे नॉट बी करेक्ट, देन देयर मे नॉट बी करेक्ट कोड एट द आउटपुट। ऐसा कैसे? अभी हमने ये जो ट्रुथ टेबल देखी, इसमें आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ एक टाइम पे एक ही इनपुट हाई है, इसलिए हमें सही कोड मिल रहा है। अब मान लो कि ये भी हाई हो गया एक साथ और ये भी हो गया, तो ये जब हाई होता है तब हमें A1 भी 1 मिलता है, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा उस टाइम पे, तो फिर हमारा कोड करेक्ट नहीं रहेगा। इसलिए नॉर्मल एनकोडर में ये प्रॉब्लम होती है कि अगर एक से ज़्यादा इनपुट एक साथ हाई हो जाते हैं तो आपको करेक्ट कोड नहीं मिलता है। तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं? उस केस में हमें यूज़ करना पड़ता है प्रायोरिटी एनकोडर का। प्रायोरिटी एनकोडर क्या काम करता है? प्रायोरिटी एनकोडर ये करता है कि जो इनपुट आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी का होता है, उसी की वैल्यू वो आउटपुट पे शो करता है। जैसे हमारे इस केस में 4x2 एनकोडर में Y3 को हम हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं। कहने का मतलब अगर Y3 1 है तो फिर कुछ भी 1 हो, आउटपुट पे हमेशा क्या दिखेगा? 1 1। अगर Y3 0 है और Y2 1 है तो हमें आउटपुट पे दिखेगा 1 0। और अगर ये दोनों 0 हैं और Y1 1 है तो आउटपुट पे दिखेगा 0 1, और ये तीनों 0 हैं और Y0 1 है तब आउटपुट पे दिखेगा 0 0। लेकिन अगर चारों 0 हैं, उस केस में हमारी एम्बिग्विटी को दूर करने के लिए हम यहाँ पे एक वैलिड बिट को यूज़ करते हैं। उस केस में जो हमारी वैलिड बिट है वो 0 होगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि किसी भी इनपुट लाइन पे कोई भी इनपुट नहीं आ रहा है। और बाकी चारों केस में जो हमारी वैलिड बिट है वो 1 होगी। ये क्रॉस नहीं है, ये क्या है? 1। तो बाकी के चारों केस में हमारी वैलिड बिट की जो वैल्यू है वो 1 होगी। तो इसलिए इस केस में हमारे दोनों ड्रॉबैक यहाँ पे हट जाते हैं। तो इस तरह से आप इस ट्रुथ टेबल को देख सकते हैं। ये यहाँ पर करेक्शन आप याद रखिएगा, यहाँ पर 1 है। तो कहने का मतलब जो प्रायोरिटी ऑर्डर है हमारा इनपुट लाइंस का वो ऐसे होता है Y3, Y2, देन Y1 एंड देन Y0। और ये ट्रुथ टेबल हमने बनाई कैसे है? अब इस ट्रुथ टेबल को समझते हैं। अब देखिए, अगर चारों 0 हैं तो आउटपुट डोंट केयर कंडीशन में है, क्योंकि वैलिड बिट हमारी क्या है? 0। तो हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आउटपुट क्या है। अगर पहले 3 0 है तो हमारी 3 के बाद किसकी प्रायोरिटी आती है? 0 की, Y0 की। और तब अगर ये 1 होता है तो आउटपुट हमारा क्या होगा? 0 0। अगर पहले 2 0 हैं और Y1 1 है तो फिर Y0 कुछ भी हो, Y0 उस केस में कुछ भी हो, मतलब कुछ भी मतलब हम उसको डोंट केयर, हम कोई परवाह नहीं है कि वो कुछ भी हो। उस केस में आउटपुट क्या होगा? 0 1। थर्ड केस आता है कि अगर हमारा पहला वाला जो इनपुट है वो 0 है, मतलब Y3 हमारा 0 है और Y2 1 है, तो उस केस में ये दोनों कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं, आउटपुट क्या होगा? 1 0। और उसके बाद
अगर y3 1 है तो फिर ये तीनों कुछ भी हो, आउटपुट क्या आएगा, 1 1। तो इस केस में हमारा प्रायोरिटी इनकोडर ये डिसाइड करता है कि अगर y3 1 है तो ये कुछ भी हो 3 आएगा, y2 है और तो ये आएगा आउटपुट, और y1 1 है तो ये आएगा, और y0 1 है तो ये आएगा। इस ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग के मैप से दोनों आउटपुट हमारे A1 और A0 का डिज़ाइन करेंगे कि वो क्या आएंगे। के मैप हम पहले देखते हैं। A1 के लिए हमारा इनपुट है y3 y2 y1 y0, तो हमने एक 4 वेरिएबल के मैप बना लिया है। के मैप बनाने के बाद 1 की एंट्री कर रहे हैं हम। 1 की एंट्री कैसे करेंगे, इसमें यहाँ से आपको देखना होगा A1 जो है हमारा वो कब 1 है, यहाँ पे और यहाँ पे। ये दोनों केस में क्या हो रहा है, ये दोनों केस में ऐसा कब हो रहा है, जब y3 0 है और y2 क्या है, 1। फिर ये दोनों चाहे कुछ भी हो, मतलब y3 और y2 क्या है, y3 0 और y2 1, मतलब y3 0 और y2 1, मतलब ये पूरी लाइन क्या हो जाएगी, 1। उसके बाद नेक्स्ट केस कौन सा है इसका 1 होने का, ये वाला, मतलब जब y3 1 है और बाकी तीनों कुछ भी हो, तो y3 1 का आएगा हमारा, ये रहा y3 1, एक तो इस पूरी लाइन में है और एक इस पूरी लाइन में है, तो इन सभी जगह क्या आ जाएगा, 1 1। ठीक है, तो इस टाइप से हमने A1 के के मैप में 1 की एंट्री कर ली। 1 की एंट्री के बाद पेयर बनाएंगे, 8 का पेयर बन रहा है, एक 8 का पेयर ये बनेगा और एक 8 का पेयर ये बनेगा। इन दोनों के लिए हमारा A1 की वैल्यू आ जाएगी, हम लोग कॉमन निकाल लेंगे y3, और एक और सेकेंड पेयर क्या ले आ जाएगा, y2, y3 प्लस y2। सेकेंड केस में हमारा आउटपुट है A0 का 1 हो रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो एक केस में तो y3 0 है, y2 0 है और y1 1 है, मतलब ये दोनों 0 और y1 1, मतलब इन दोनों केस में तो ये दोनों 1 हो जाएंगे। एक और केस क्या है, यहाँ पे मतलब y3 1 है, y3 1 कब है, y3 1 हमारी इन दोनों लाइन में है, तो ये सब 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी 2 पेयर बनेंगे, एक 8 का ये बनेगा और इन दोनों 1 के लिए 4 का ये बनेगा। इस टाइप से 2 पेयर के लिए हमें 2 टर्म्स मिल जाएंगी। के मैप हमें लिखना आता है, के मैप का सॉल्यूशन। ये दोनों टर्म मिल गई तो हमारा आउटपुट आ गया। आउटपुट आने के बाद हम इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे। सर्किट डायग्राम में हम A1 बनाएंगे, A0 बनाएंगे और एक और वैलिड बिट बनाएंगे। ये जो वैलिड बिट हमने यूज़ करी थी V, इसको भी बनाएंगे। ये इसको कैसे बनाएंगे, ये कब 1 है, यहाँ पे 1 है, मैंने बोला था कब 1 है, जब चारों, यहाँ पे भी 1 है, 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 मतलब y0 y1 y2 और y3, जब ये चारों 1 होते हैं तब ये 1 रहती है, अदरवाइज 0 रहती है। तो ये सिंपली और हो जाएगी चारों का। तो V जो है ये हमारे 4 इनपुट y0 y1 y2 y3, इन चारों का और हो जाएगी। और जो A1 है हमारा, A1 हम यहाँ से देख रहे हैं y3 प्लस y2 है, तो A1 जो है y3 प्लस y2 दोनों को और कर देंगे, और A0 y3 प्लस y2 बार y1, तो y3 तो डायरेक्ट जाएगा। एंड करना है हमें इन दोनों का एंड करने के लिए y1 तो डायरेक्ट है, y2 का कॉम्प्लीमेंट करके एंड करा, फिर इसके एंड में y3 को जोड़ना है, तो ये और y3 को जोड़ दिया। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। अब एनकोडर यूज़ काहे में होता है, एनकोडर इज़ जनरली यूज्ड इन ऑल डिजिटल सिस्टम्स। जितने भी डिजिटल सिस्टम्स आप देखते हैं उन सभी में एनकोडर यूज़ का होता है, क्योंकि सभी को बाइनरी वैल्यूज़ में कन्वर्ट
बाइनरी वैल्यूज़ में हमको ट्रांजिशन करना पड़ता है, कोड कन्वर्जन हमें करना पड़ता है। सेकेंड हम देखते हैं यूज्ड टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी टू परफॉर्म एरिथमेटिक ऑपरेशंस। किसके लिए काम में आता है? बाइनरी डेसिमल जो हमारा नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने में काम में आता है। एंड थर्ड इज़ फॉर डिटेक्टिंग इंटरप्ट्स इन माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर में जब अलग अलग इंटरप्ट्स आते हैं तो उस केस में भी इसका यूज़ होता है। तो ये हमने देखा एनकोडर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिकोडर। नाम से क्लियर है, ये क्या करता है, किसी भी कोड को डिकोड करता है नॉर्मल इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, मतलब द डिकोडर मीन्स टू ट्रांसलेट और डिकोड coded information from one format into another. So a digital decoder transforms a set of digital input signals into an equivalent decimal code at its output. तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी डिजिटल डिकोडर अपने इनपुट पे आए हुए कोड को नॉर्मल डेसिमल डिजिट्स में डिकोड करता है उसके आउटपुट पे। एंड इट हैज़ n इनपुट्स एंड 2 to the power n आउटपुट। इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें इनपुट कितने हो जाएंगे n और आउटपुट कितने हो जाएंगे 2 to the power n। ठीक है, अब दिखता कैसे है डिकोडर जो है वो कैसा दिखता है? जैसे अभी हमने देखा कि इसके इनपुट कितने होते हैं n और आउटपुट 2 to the power n। ठीक है, तो ये उसका ब्लॉक डायग्राम हो गया। इट रिसीव्स n बिट इंफॉर्मेशन एट ए टाइम। वो क्या करता है, एक साथ n बिट, सभी बिट इसकी एक्टिव रहेगी एक टाइम पे और n बिट इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा। एंड इट एक्टिवेट्स ओनली 1 आउट ऑफ 2 to the power n आउटपुट। और इन सभी लाइन में से किसी एक को वो एक्टिवेट करेगा। जैसे मान लो मेरे पास 0 0 1 आया, 3:8 डिकोडर है और मेरे पास 0 0 1 आया, तो 0 0 1 मतलब क्या 1। तो वो क्या करेगा, हमारी जिस जो I1 लाइन है उसको एक्टिवेट कर देगा। इस हिसाब से जो इनपुट है उसके अकॉर्डिंगली वो डेसिमल इक्विवेलेंट आउटपुट को एक्टिवेट कर देगा। अब एग्जांपल यदि हम देखें एक 2x4 डिकोडर का, तो इनपुट 2 होंगे, आउटपुट 4 होंगे। तो ये हमने एक बनाया हुआ है ब्लॉक डायग्राम, 2 इनपुट 4 आउटपुट। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना, आउटपुट को Q से शो कर दिया है, आप चाहे Y से भी कर सकते हैं, Q से भी कर सकते हैं। तो 4 आउटपुट होंगे, Q3 Q2 Q1 और Q0। ठीक है, ये 4 आउटपुट्स, और इसको हम क्या बोलेंगे 2x4 बाइनरी डिकोडर। अब इसकी ट्रूथ टेबल पे जाएं तो हमारे पास इनपुट ए बी है जिसके 4 कॉम्बिनेशन होंगे 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, इनसे रिलेटेड करेस्पॉन्डिंग 4 आउटपुट्स हैं। तो Q0 की वैल्यू 1 कब होगी, जब ए बी 0 0 होगा। Q1 1 होगा जब ए बी 0 1 होगा। जब 1 0 होगा तो Q2 1 होगा, और 1 1 होगा तो Q3 1 होगा। यही अभी हमने ऊपर देखा था, तो वैसे ही हमने ट्रूथ टेबल बनाई है। अब इसके बाद इसी से हम चारों आउटपुट्स के बूलियन इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। हम देख सकते हैं Q0 1 कब है, 0 0 पर, मतलब A बार B बार। Q1 होगा A बार B, Q2 होगा A B बार और Q3 होगा A B। इन चारों
एक्सप्रेशन से हम इसका सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। ये देखिए Q3 AB है, तो Q3 हमारा AB का डॉट प्रोडक्ट होगा। तो उसके लिए हमने पहले AB लिया और इसका कॉम्प्लीमेंट लिया, 4 लाइंस हो गई हमारे पास। तो Q3 में हमको क्या देना है, AB, तो हमने दे दिया A और B। वैसे ही चारों आउटपुट्स के लिए हमने सर्किट कंप्लीट कर लिया। किससे, ये इक्वेशंस देख करके। ठीक है, तो ये था आपका डिकोडर और एनकोडर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर। इसके साथ आपका ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। बस इसमें 1-2 एग्जांपल्स और हम देखेंगे एनकोडर डिकोडर से रिलेटेड, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस टॉपिक से भी आपको यही करना है कि जो एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हैं वो सभी सॉल्व करना है, और कहीं दिक्कत आती है तो फिर उसको डिस्कस करना है। ओके, थैंक यू।